प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीतिक विज्ञान का अध्यापक है। मैं आज आपको जो है नया टॉपिक लेके आया हूँ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या होनी चाहिए, किसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाया जा सकता है, इसके बारे में आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ। आज तारीख 9/10/2020 न्यायपालिका। देखिए कि न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए हमें कौन कौन सी योग्यताओं की आवश्यकता होती है या होनी चाहिए, उन्हीं के बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। सबसे पहली योग्यता तो यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, विदेशी नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। बाहर का व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं बन सकता, भारत का ही होना चाहिए। भारत का नागरिक या नागरिकता भारत की होनी चाहिए। दूसरी योग्यता बताइए कि वह किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे 2 या 2 से अधिक के उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक कार्य किया हो, उस न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय अथवा न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति के विचार में एक प्रांगत विधिवेता हो। ये 3 शर्तें होनी चाहिए तो उस व्यक्ति को न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो मैंने आपको योग्यता बता दी कि ये योग्यताएं होनी चाहिए। जिसके पास ये योग्यताएं हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की क्या योग्यता होनी चाहिए। पहला, वो भारतीय होना चाहिए, और दूसरा 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में 5 साल तक लगातार जो है कार्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, या उच्च न्यायालय अथवा न्यायालयों में लगातार 10 साल तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति के विचार में एक अच्छा विधिवेता हो, उस व्यक्ति को, या विद्वान विधिवेता हो, उस व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों में शामिल किया जा सकता है। अब इसमें आगे टॉपिक जो आपके सामने है वो है न्याय सक्रियता क्या है, किसे कहते हैं न्याय सक्रियता। जब न्यायपालिका, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका द्वारा किए जा रहे संवैधानिक कार्यों के विरुद्ध दिशा निर्देश जारी करती है, तो ऐसी कार्रवाई को अगर निर्देश संवैधानिक कार्यों के विरुद्ध दिशा निर्देश जारी करती है, अगर वो जो कानून बनाया जा रहा है अगर वो सही ढंग से नहीं बन रहा है तो उसके दिशा निर्देश करती है, तो ऐसी कार्रवाई को न्याय सक्रियता के नाम से जाना जाता है। जब न्यायपालिका, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका द्वारा कोई कानून बनाया जा रहा है, या कोई विधेयक बनाया जा रहा है, या कोई संविधान संशोधन कुछ भी किया जा रहा है, अगर वो संविधान के विरुद्ध जाता है तो न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर सकती है। उसे न्यायिक सक्रियता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो है न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायपालिका यह परखती है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया कानून अथवा कार्यपालिका कोई भी कार्य संविधान के अनुसार है या नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय को लगे कि ये संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है ये कानून, तो वह कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। देखिए, ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय पर यह परखती है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया कानून अथवा कार्यपालिका की कोई भी कार्य संविधान के अनुसार है या नहीं है। यदि सर्वोच्च न्यायालय को ये लगे कि संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है तो वह कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन उस कानून को दोबारा पढ़ने के बाद भी उसका पुनरावलोकन किया जा सकता है। इसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। तो बहुत अच्छी बात है। न्यायिक पुनरावलोकन की पहली व्यवस्था जो है अमेरिका में की गई थी। अमेरिका में इसमें अपनाया गया था, फिर बाद में भारत में भी अपनाया गया, क्योंकि भारत का संविधान जो बनाया गया था वो अलग अलग देशों से अलग अलग पॉइंट लेकर के अलग अलग जो है अच्छी चीज़ों को समावेश किया गया है भारत के संविधान में।
अगला जो है रिट किसे कहते हैं, तो रिट के बारे में आपके 4-5 प्रकार की रिटें हैं, उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। आगे के जो है लेसन में बताया जाएगा, आपको आगे के पेजों में बताया जाएगा कि रिट क्या है। तो आज रिट के बारे में मैं बता रहा हूँ। रिट क्या है? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश देता है, तो उसे रिट या लेख के नाम से जाना जाता है। तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय या कार्यपालिका या कुछ अन्य या किसी को आदेश देता है कि या इसका उल्लंघन किया है या ये किया है, तो उसकी रिट जारी किया जा सकता है। जनहित याचिका किसे कहते हैं? पीड़ित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा, कोई पीड़ित व्यक्ति और अन्य व्यक्ति के द्वारा सामान्य के हित को ध्यान में रख करके दायर की गई याचिका। क्योंकि कई बार गरीब व्यक्ति होता है और वो कुछ नहीं कर सकता, तो उस कंडीशन में क्या आता है, दूसरा व्यक्ति जो है उसको न्याय दिलाने के लिए अखबारों के माध्यम से या किसी के माध्यम से जो है सूचना देता है, तो न्यायालय डायरेक्ट जो है उसके ऊपर गौर कर सकता है। फौजदारी मुकदमे और एक होता है दीवानी मुकदमे। तो देखिए, फौजदारी मुकदमे किसे कहते हैं? फौजदारी मुकदमे उसे कहते हैं जिसमें लड़ाई झगड़ा हो, डकैती हो, मारपीट हो, हत्या हो, दहेज आदि अपराधों से संबंधित जो मुकदमे हैं वो फौजदारी मुकदमे कहलाते हैं। उसको फौजदारी मुकदमे के नाम से जाना जाता है। दीवानी मुकदमे किसे कहते हैं? संपत्ति, धन विवाह या किसी सेवा संबंधी झगड़ों में मामले दीवानी मुकदमे के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ये 2 प्रकार के मुकदमे होते हैं, फौजदारी मुकदमे और दीवानी मुकदमे के नाम से जाना जाता है। तो आज की लेसन में मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट से चीज़ें पढ़ाई हैं। सर्वोच्च न्यायालय में अगर कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसमें कुछ ना कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। उन्हीं योग्यताओं के बारे में मैंने आपके सामने जिक्र किया है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए या किसी उच्च न्यायालय या दूसरे न्यायालय में 5 साल तक लगातार न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हुआ हो, या किसी न्यायालय अथवा न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक जो है अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। ऐसे व्यक्ति को जो है न्यायाधीश बनाया जा सकता है, या राष्ट्रपति के नज़र में वो पारंगत विधि देता हो, अच्छा हो, उसको भी जो है न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया है, न्यायिक सक्रियता किसे कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है बोर्ड में, कई बार आया, हर बार जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि न्यायिक सक्रियता से क्या से है। जब न्यायपालिका या न्याय व्यवस्थापिका या कार्यपालिका द्वारा किए जा रहे संवैधानिक कार्यों के विरुद्ध अगर वो जा रहे हैं तो उसको रोक सकती है, उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। इसे कहते हैं न्यायिक सक्रियता। इसके बाद बात आती है अगले टॉपिक पे कि न्यायिक पुनरावलोकन किसे कहते हैं। कानून बन गया और वो कानून सही नहीं बना तो दोबारा उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। वो न्यायपालिका जो है दोबारा उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, उस कानून को ऐसे संवैधानिक घोषित भी कर सकती है। इसके रीट के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर न्यायालय जो है कार्यपालिका को कुछ करते या नहीं करने का आदेश देते हैं, वो रिट कहलाता है। जनहित याचिका किसी पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाना जनहित याचिका कहलाती है। और फिर बाद में फौजदारी और मुकदमे और दीवानी मामले हैं, दोनों आपको बता दिए गए हैं। फौजदारी मामले वो होते हैं लड़ाई झगड़े, डकैती, मारपीट, हत्या, दहेज जो होता है वो होता है फौजदारी मुकदमा। और दीवानी मुकदमा वो होता है जो संपत्ति, धन, विवाह या किसी अन्य सेवा संबंधी जो है झगड़े हों, उसको दीवानी मुकदमे के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए मैंने 2 मुकदमों के बारे में मैंने आपके सामने चर्चा की है। 2 मुकदमे जो हैं बहुत अच्छे मुकदमे हैं, जो है जिसके बारे में व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए कि फौजदारी मुकदमे किसे कहते हैं और दीवानी मुकदमे किसे कहते हैं। और इसी के आधार पर जो है केस दर्ज किया जाता है, इसी के आधार पर ही डिसीजन दिया जाता है कि कौन सा मामला इनके सामने आता है। अब मामला ये है कि मैंने आपको जो पॉइंट बताए हैं बहुत इम्पोर्टेंट्स पॉइंट हैं, वो आपके भविष्य में भी काम आने वाले पॉइंट हैं और आज भी जो वर्तमान में भी आपके काम आने वाले पॉइंट्स हैं, जो ताकि याद कर सको। रिट क्या है, जनहित याचिका क्या है, फौजदारी मुकदमा क्या है, दीवानी मुकदमा क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन किसे कहते हैं, या
जनहित जनहित याचिका किसे कहते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं आपको समझने की आवश्यकता है। जो विद्यार्थी 12वीं क्लास का है वो विशेषकर ध्यान रखें। राजनीति विज्ञान को अच्छी तरह से मैं आपको नोट्स करवा रहा हूँ, अच्छी तरह से मैं आपको वीडियो बना के भेज रहा हूँ, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आए। फिर भी कोई समस्या अगर आपके सामने आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जब तक के लिए आज की क्लास में जो है मैंने आपको पढ़ाया है इतना ही है। आगे जो है आपकी अगली क्लास में अगले पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।